नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप अपना ख्याल पहले से बहुत ज़्यादा रख रहे होंगे। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर सुषमा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास की, जो कि हमारे शास्त्रों में मिलता है, हमारे पुरातन ग्रंथों में मिलता है। इससे पहले हमने प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास अपने वेदों के माध्यम से देखा था। दोस्तों, आपने अपने बुजुर्गों के माध्यम से ये बातें सुनी होंगी या ऐसी कहावतें सुनी होंगी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, हर रोगों की एक दवा, और पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही धन है। दोस्तों, ये जो कहावतें हैं वो एक दिन में नहीं बनी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभवों के बाद बनी है। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि हमारा जो समाज रहा है वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक रहा है। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, चिकित्सा संबंधित शास्त्रों में, तो चरक संहिता सबसे प्राचीन शास्त्र माना जाता है और चरक संहिता को महाभारत काल के आसपास का माना जाता है। चरक संहिता में दोस्तों 8 विभाग दिए गए हैं चिकित्सा के लिए या रोग न हो इसके लिए। पहला जो विभाग है वो है हमारा शल्य चिकित्सा। हाँ दोस्तों, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। दूसरा है शालाक्य चिकित्सा। शालाक्य यानी ईएनटी ट्रीटमेंट जिसे आज की भाषा में बोलते हैं। तीसरा है काय चिकित्सा यानी जो जनरल ट्रीटमेंट्स होते हैं। चौथा है भूत विद्या यानी मानसिक चिकित्सा जिसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कहते हैं। पांचवा है रसायन तंत्र, यानी जब हमें अपने यौवन को बढ़ाना होता है या हम नहीं चाहते कि हमारी वृद्धावस्था बहुत जल्दी आ जाए, तो उसके लिए कुछ चिकित्सा प्रणालियाँ होती है, वो रसायन तंत्र के अंदर आती है और इसे जरा चिकित्सा भी कहते हैं। उसके आगे अगर हम बात करें तो अगत तंत्र, यानी जब हमें कोई जहरीला कीट, सांप, बिच्छू काट लेता है तो उसका एक अलग विभाग है उसकी चिकित्सा के लिए। आगे आता है कुमार भृत्य यानी बाल रोग चिकित्सा विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन भी हम कह सकते हैं आज की भाषा में। और उसके बाद आता है वाजीकरण तंत्र यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो। तो देखा आपने दोस्तों, ये 8 विभाग जो है उसमें कोई भी रोग, कोई भी तकलीफ जो है मनुष्य का वो नहीं छूटता जिसका इलाज आपको न मिले। इसी विस्तृत ज्ञान की वजह से दोस्तों चरक संहिता या चरक जी के नाम पर न्यूयॉर्क में 1898 में चरक क्लब की स्थापना की गई थी। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में बात करें तो चरक संहिता में आता है भोजनम भेषजम, यानी जो हमारा भोजन है वही हमारी औषधि है, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में पूरी तरह से माना जाता है और इसका उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा बाह्य परिमार्जन, अंतः परिमार्जन जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, स्वेदन, स्नेहन, ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। और लंघन यानी उपवास चिकित्सा। चरक संहिता के माध्यम से उपवास की सारी पद्धतियों का हमें बड़ा ही विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा आती है और इसका पूरा उपयोग, लंघन का पूरा उपयोग यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा में रोग के निवारण के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता की। चरक संहिता के बाद जो पुराना ग्रंथ हमें मिलता है, शास्त्र मिलता है, वो है सुश्रुत संहिता। दोस्तों, सुश्रुत संहिता जो है औषधीय ज्ञान जो चरक संहिता में है उसका तो विस्तृत वर्णन करता ही है, साथ ही जो एक शल्य चिकित्सा का जो विस्तृत भाग है, बड़ा ही महाज्ञान है जो शल्य चिकित्सा का, वो सुश्रुत संहिता से मिलता है। सुश्रुत महर्षि को जनक माना जाता है शल्य चिकित्सा का। इसका एक घटना द्वारा हम उदाहरण समझ सकते हैं कि 1794 में दोस्तों एक मैगजीन आई थी, जेंटलमैन्स मैगजीन, जो है फॉरेन्स में आई थी ये मैगजीन, जिसमें भारत की एक घटना का वर्णन किया गया था कि टीपू सुल्तान द्वारा जब किसी को सजा दी जाती थी तो उनका नाक काट दिया जाता था और अंग्रेज़ों के सामने ही उस समय वो नाक का राइनोप्लास्टी की गई थी। दोस्तों, तो ये जो बात थी
नाक को फिर से ला देना राइनोप्लास्टी के माध्यम से, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जिसका यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है शल्य चिकित्सा यहाँ से यूरोप गई होगी। उसके साथ ही सुश्रुत संहिता में 107 मर्म पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे हम मर्म चिकित्सा बोलते हैं, जो एक्यूप्रेशर के नाम पे विश्वविख्यात हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पतंजलि के योग सूत्र की। ये भी अपने आप में बहुत ही प्राचीन शास्त्र है हमारा योग का, जिसमें अष्टांग योग के मार्ग बताए गए हैं। अष्टांग मार्ग बताए गए हैं ताकि जीवन को हम पूरे तरीके से सफलता से दीर्घ आयु से जी सकें। इस पतंजलि के योग सूत्र से एक हठ योग विभाग लिया गया है, जिसे चिकित्सा के लिए बड़ा उपयोग किया गया और आगे चल के इसे षटकर्म से जोड़ा गया दोस्तों। षटकर्म और हठ योग को जो है हठ योग प्रदीपिका में बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है, और भी बहुत सारे शास्त्र इसके बारे में, बहुत प्राचीन शास्त्र हैं जिसका मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारा योग का जो रिसर्च है वो बहुत पुराने ज़माने से हमारे देश में था, और देश को तो अब मान्यता भी मिल गई है भारत को योग के लिए विश्व में। आगे मैं बात करना चाहूँगी दोस्तों, जो एक और महान ऋषि थे वाग्भट ऋषि, जिनकी अपने आप में 2 साहित्य थे, एक अष्टांग हृदयम और एक है उनका अष्टांग संग्रहम। वाग्भट ऋषि ने न सिर्फ चरक बल्कि सुश्रुत संहिता के जितने भी औषधीय ज्ञान हैं उसका प्रामाणिक विवेचन किया, एनालिसिस किया, और उन्होंने सूत्रों में उनको कन्वर्ट किया, आसान भाषा में सूत्रों में कन्वर्ट किया। और स्वयं जो उन्होंने औषधि ज्ञान पे रिसर्च किए थे, खुद के औषधीय खोज किए थे, उनको भी उन्होंने सूत्रों के माध्यम से, कुल 7000 सूत्र हैं उनके अष्टांग हृदय में, उसके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों वाग्भट ऋषि के अष्टांग हृदय में जीवन के हर एक पल को, हर एक समय को, हर एक कार्य को किस तरीके से करना, किस समय क्या खाना, कि ऋतुचर्या कैसे करना, दिनचर्या कैसे करना, रात्रिचर्या कैसे करना, मनुष्य के जीवन के हर एक भाग का विस्तृत वर्णन है। और स्वयं वाग्भट ऋषि की जो जीवनी है उसमें बताया जाता है कि वो 135 वर्ष तक जिए थे। तो इतना बड़ा महानतम ज्ञान जो है हमारे देश में पीढ़ियों से चला आ रहा है दोस्तों। ये तो बड़ा प्राचीन शास्त्र, ये जो चारों मैंने बताए तो बहुत प्राचीन शास्त्र है हमारे देश के, और इसमें ही इतना विस्तृत ज्ञान मिल जाता है। इसे और अगर हम प्रमाणित करने जाएं तो अपने हमारे देश के महाकाव्य सीरियल के माध्यम से देखे होंगे, जैसे रामायण और महाभारत। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसमें इतनी सारी घटनाएं थी, जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमारा समाज जो है उस समय कितना विकसित था, हमारी चिकित्सा पद्धति कितनी विकसित थी उस समय। यहाँ तक कि जो हमारा धर्म ग्रंथ है भगवद गीता, उसके 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी नियमित रूप से जो भी व्यक्ति आहार विहार करता है, नियमित रूप से अपने सार्थक कार्यों को करते रहता है, नियमित रूप से सोता है, उठता है, उसका ये कर्म ही योग बन जाता है, दुखों को हरने वाला योग बन जाता है। तो देखा आपने दोस्तों कि हमारे धर्म ग्रंथ में भी स्वास्थ्य को लेकर के कितना उच्च विचार रखा गया है, कितनी उच्च बातें कही गई हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से, दीर्घायु की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। इसको और अधिक अगर मैं प्रमाणित करने जाऊं तो मैं गौतम बुद्ध के महावग्ग नामक बौद्ध ग्रंथ की एक घटना आपके साथ साझा करना चाहूँगी, जिसमें बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध के किसी बौद्ध भिक्षु को सांप ने काट लिया था तो गौतम बुद्ध से इलाज पूछा गया। तब उन्होंने बताया था कि आप उनका इलाज गोबर से या मूत्र से या गीली मिट्टी से या राख से कीजिए। और स्वयं जो बौद्ध भिक्षु थे वो भारतीय ज्ञान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया करते थे, लगातार ट्रैवल किया करते थे, और उन्हें जब कुछ बुखार या ज्वर आदि हो जाता था तो खुद का इलाज
वो शीत या उष्ण जल से किया करते थे। इसका भी वर्णन उनके इस ग्रंथ में मिलता है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कहावतें चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसमें भी कहावत के नाम थे महाकवि घाघ और भंडरी की कहावतें बहुत अकबर के समय से मानी जाती है कि प्रचलित है, जिसमें ये ऋतुचर्या पर एक कहावत है दोस्तों, जो इस प्रकार है। सावन हरे भादव चीता, क्वार मास गुड़ खाओ मीता, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस में दूध सो मेल। तो देखा दोस्तों आपने, ये ऋतुचर्या किस तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। उनकी एक और कहावत इस प्रकार है, ज्यादा खाए जल्दी मर जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए। तो इस कहावत के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि खाने को या भोजन को किस तरीके से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये बताया गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और अपने मन के विचारों को, अपने मन के दुखों को किस तरह से संयमित रखना चाहिए ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहे, ये भी इस कहावत के माध्यम से हमें पता चलता है। दोस्तों इतना भी नहीं तो आप प्रामाणिकता के लिए और भी बातें जान सकते हैं कि अभी भी, या जब तक हमारे गांव देहात में चिकित्सा पद्धतियां नहीं हुआ करती थी, तो किसान मिट्टी के लेप द्वारा, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में मड थेरेपी के नाम से प्रसिद्ध है, वो किया करते थे हमारे किसान। हमारे बुजुर्ग के पास जब ये प्रोडक्ट्स नाम का कुछ भी वस्तु नहीं हुआ करता था, तो मिट्टी ही एक माध्यम हुआ करती थी रोगों को ठीक करने वाली। सूर्य चिकित्सा घंटों घंटों जो है किसान खेतों में काम किया करता था, और हमारा वस्त्र का जो कुछ डिज़ाइनिंग ही ऐसा था कि हम प्रकृति से हमेशा जुड़े रहते थे। हमारे घरों का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो हमेशा इस तरीके का होता था कि हवा जो है पास ऑन होती रहती थी। और भी आप जानना चाहें दोस्तों, तो हमारे त्यौहार को आप कैसे भूल सकते हैं। हमारे जो त्यौहार हैं, जो अगर मैं अब के समय की बात करूँ, वर्षा काल के समय की, तो इस समय बहुत सारे उपवास आते हैं दोस्तों। तो उपवास तो अपने आप में चिकित्सा है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी है क्योंकि वर्षा काल में हमारी अग्नि जो है मंद पड़ जाती है, तो उपवास करने से यह अग्नि जो है, जठराग्नि जो है, प्रदीप्त रहती है हमेशा। तो आपको कोई भी पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती है। साथ ही वर्षा काल में यज्ञ और हवन का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि वर्षा काल में विषाणु और रोगाणु जो है बहुत पनप जाते हैं वातावरण के अंदर। अगर हम यज्ञ हवन करते हैं तो उनका अंत होता है और हम रोगों से मुक्त रहते हैं और पर्यावरण भी शुद्ध रहती है। तो इतने सारे उदाहरण जो है दोस्तों हमारे सामने हैं हमारे भारत की चिकित्सा पद्धति और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता के बारे में। खाली हम आडंबर से दूर रहें तो हमारे त्यौहार ही बहुत कुछ कह देते हैं दोस्तों। और अगर अभी भी आप जाना चाहें देहातों में, तो ऐसे बहुत से बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे कि बिना दवा के आपके बहुत सारे इलाज जो है वो कर देंगे इसी तरीके से, और वो भी सफल इलाज। दोस्तों ये तो हुआ कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली अपने आप में एक महासागर है। अगर आप इसमें से किसी भी एक शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ लें तो आप महाज्ञाता हो जाएंगे अपने शरीर के, अपने आप के। आपको कोई रोग छू भी नहीं सकता दोस्तों। इसमें बहुत सारे शास्त्र भी होंगे, जो प्राचीन शास्त्र, जो मैं उनका उल्लेख नहीं कर पाई होंगी, लेकिन सच मानिए कि ये बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। आपको किसी भी फॉरेनर कंट्री के जो है चिकित्सा पद्धति का उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने स्वास्थ्य को किसी के आश्रय छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने जीवन को किसी के आश्रय छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब समय आ गया है कि आप अपने स्वास्थ्य की गारंटी अपने हाथ में ले लें। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा विषय। आशा है आप बहुत ही गर्व से अपनी भारतीय चिकित्सा प्रणाली को समझ पा रहे होंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी बातें करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। तब तक जैसा कि मैं कहती हूँ कि नेचर से जुड़े रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। प्रकृति हमारी जननी है, और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।